जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में ईसीएचएस ने अपने रेफरल सिस्टम में बदलाव किया था और इसी बदलाव में जुड़ा हुआ एक और लेटर 4 अक्टूबर 2024 को जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम उस कंप्लीट लेटर को समझेंगे और इस लेटर में कुछ नई हिदायतें दी गई है जिनको भी समझेंगे। और समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम ईसीएचएस में जाते हैं, नियम बदल चुके होते हैं, हमें पता नहीं होता है, हम पुराने नियमों के अनुसार ही डिमांड करते हैं, लेकिन वो डिमांड हमारी पूरी नहीं होती है। हमें उल्टा ईसीएचएस के स्टाफ द्वारा किया जाता है कि थोड़ा पता रखा करो, नियम बदल चुके हैं। तो दोस्तों, नियम बदलते हैं तो बदलते ही हमें समझना भी जरूरी है और इस वीडियो में हम वही काम करेंगे। तो दोस्तों, जो ये जानता है कि मुझे सब पता है, उसके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो उनके लिए हैं जो लेटर निकलते हैं उनको पढ़ नहीं सकते, जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो सुपर सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, जो फैमिली पेंशनर्स है, जो डिसेबिलिटी पेंशनर्स है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। ईसीएचएस रेफरल सिस्टम 4 अक्टूबर 2024 को फिर से हो गए बदलाव। ईसीएचएस में जाने से पहले जरूर समझें 3 मंथ्स वैलिडिटी, 6 ओपीडी, 70 ईयर्स एज, 3000 लिमिट ईटीसी, ये सब पॉइंट इसमें कवर किए गए हैं। यह है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस एजीज ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर का 4 अक्टूबर 2024 का लेटर, जो कि जनरली जिन जिन को एड्रेस किया जाता है उनको एड्रेस किया गया है। इस लेटर में सब्जेक्ट है क्लैरिफिकेशन ऑन रिवाइज्ड गाइडलाइंस फॉर रेफरल प्रोसेस इन ईसीएचएस, यानी ईसीएचएस का जो रेफरल प्रोसेस है उसके लिए यहाँ पे रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी की गई है। 2 सितंबर 24 और 3 फरवरी 20 को रेफरल सिस्टम को लेकर लेटर जारी किए गए थे। उनसे आगे देयर हैज बीन मेनी क्वारीज एंड रिप्रेजेंटेशन विथ रिगार्ड टू द अबव लेटर एट पैरा 1 अल्फा एंड द फॉलोइंग क्लैरिफिकेशन आर गिवन। सबसे पहले सिंगल रेफरल फॉर स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन। अब आपको ईसीएचएस में यदि जाते हो और आपको एक रेफरल मिलता है, तो प्रीवियसली ए रेफरल वाज वैलिड फॉर 1 मंथ एंड विथ ईच रेफरल यू कुड कंसल्ट द सेम स्पेशलिस्ट 3 टाइम्स इन ए हॉस्पिटल इन ए मंथ और 3 डिफरेंट स्पेशलिस्ट एट ए टाइम। दिस रेफरल सिस्टम हैज बीन मॉडिफाइड एज अंडर, यानी जो पहले रेफरल सिस्टम था जिसमें आपको एक रेफरल दिया जाता था ईसीएचएस से साइन करके, वो रेफरल 1 महीने के लिए वैलिड था और उसमें आप चाहे तो 3 अलग अलग स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं या फिर आप एक ही स्पेशलिस्ट को 3 बार दिखा सकते हैं। लेकिन अब उस रेफरल सिस्टम को बदल दिया गया है। अब आप ईसीएचएस में जाते हो, आपको रेफरल मिलता है, तो उस रेफरल की वैलिडिटी और कितने स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हो, देखिए, द रेफरल विल बी वैलिड फॉर 3 मंथ्स इंस्टीड ऑफ द 1 मंथ अर्लियर, यानी जो पहले 1 महीने के लिए आपको रेफरल मिलता था, अब उसकी जगह आपको 3 महीने के लिए मिलेगा। एक बार रेफरल मिल जाएगा, वो 3 महीने तक चलेगा। विद द अबव रेफरल ए पेशेंट कैन कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट इन द सेम हॉस्पिटल फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 6 टाइम्स, यानी पहले जहाँ 3 बार ही आप डॉक्टर को दिखा सकते थे, अब उसकी जगह 6 बार आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। जैसे कि इफ ए पेशेंट इज रेफर्ड टू ए कार्डियोलॉजिस्ट एंड द पेशेंट चूजेज ए हॉस्पिटल एंड कंसल्ट ए कार्डियोलॉजिस्ट, यानी यदि ईसीएचएस से रेफरल दिया जाता है एक कार्डियोलॉजिस्ट के लिए, दिल के डॉक्टर के लिए, ही कैन शो द सेम डॉक्टर और एनी अदर डॉक्टर इन द सेम स्पेशलिटी 6 टाइम इन द सेम हॉस्पिटल, चाहे तो वो उसी डॉक्टर को 6 बार या फिर दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट को उसी हॉस्पिटल में 6 बार दिखा सकता है। इफ द प्राइमरी स्पेशलिस्ट यू आर रेफर्ड टू रेफर्स you to a another specialist, you can show 3 such specialists including the primary specialist। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मरीज को एक से ज़्यादा बीमारी होती है या कोई ऐसी बीमारी है जो दूसरी बीमारी से जुड़ी हुई होती है। यदि कार्डियोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं और वो चाहता है कि आपका जो दूसरा इलाज भी ज़रूरी है,
आपको रेफ़र करना ज़रूरी है, तो वो स्पेशलिस्ट यदि आपको दूसरे स्पेशलिस्ट के पास में रेफ़र करता है तो फिर आप मैक्सिमम 3 टाइम्स उस स्पेशलिस्ट और जो दूसरे स्पेशलिस्ट को रेफ़र किया गया है उनको दिखा सकते हो, लेकिन ओवरऑल जो कार्डियोलॉजिस्ट को आप 6 बार दिखा सकते हो। इसको फिर से समझें। इफ़ द प्राइमरी स्पेशलिस्ट यू आर रेफर टू, यानी जिस प्राइमरी स्पेशलिस्ट, मान लो कि कार्डियोलॉजिस्ट को वो कार्डियोलॉजिस्ट चाहता है कि आपको दूसरे स्पेशलिस्ट को दिखाना होगा, यू कैन शो 3 सच स्पेशलिस्ट इंक्लूडिंग द प्राइमरी स्पेशलिस्ट। तो आप जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, नेफ्रोलॉजिस्ट हो गया और पल्मोनोलॉजिस्ट हो गया, तो आप 3 अलग अलग स्पेशलिस्ट को एक रेफरल के ऊपर आप दिखा सकते हो। इफ द पॉलीक्लिनिक रेफर्स यू टू ए कार्डियोलॉजिस्ट एंड ही इन टर्न रेफर्स यू टू ए नेफ्रोलॉजिस्ट एंड पल्मोनोलॉजिस्ट, दिस कंस्टिट्यूट्स 3 कंसल्टेशंस इन द सेम हॉस्पिटल। तो इस प्रकार आपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा लिया, नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा लिया, पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखा लिया। यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 3 स्पेशलिस्ट कोई भी हो सकते हैं। इसके बाद जैसे कि आपको 6 बार 3 महीने में दिखाना लागू है, तो 3 आपने दिखा लिए, इसके बाद भी आपके पास में 3 कंसल्टेशन पड़े हैं। पेशेंट इज लेफ्ट विथ 3 मोर कंसल्टेशन विच ही कैन यूज एनी टाइम इन 3 मंथ्स। और उसके बाद जो 3 महीने के दौरान जो बाकी बचे हुए 3 कंसल्टेशंस है, ओपीडी के लिमिट है, वो पेशेंट कभी भी दिखा सकते हैं। अगला पॉइंट है रेफरल फॉर कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड अदर कार्डियक डिजीजेस इज वैलिड फॉर 180 डेज एज बिफोर। पहले इन बीमारियों के लिए 6 महीने के लिए रेफरल मिलता था और अब भी वही सेम 6 महीने के लिए मिलेगा। द नंबर ऑफ सेशंस विल बी स्पेसिफाइड बाई मेडिकल अफसर एट पॉलीक्लिनिक, सर्विस स्पेशलिस्ट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड द बिल्स कैन बी रेज्ड आफ्टर ईच सेशन। कैंसर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, हाइपरटेंशन के लिए और जो कार्डियक डिजीज है इनका इलाज लंबा चलता है, इसलिए पॉलीक्लिनिक आपको 180 दिन की वैलिडिटी वाला रेफरल देगा। कितने बार दिखाना है ये डिसाइड मेडिकल अफसर पॉलीक्लिनिक का या सर्विस स्पेशलिस्ट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिसाइड करेंगे। और जब भी दिखाने जाते हैं, जैसे कि रेडियोथेरेपी, केमियोथेरेपी करवाते हैं तो खर्चा होता है, तो ये आने के बाद में तुरंत ही हर सेशन के बाद पॉलीक्लिनिक को आप रीइंबर्समेंट के लिए अपने बिल्स दे सकते हैं। चलिए, जो अब हमारे सीनियर सिटीजन है, जहां पहले 75 साल या उससे ज़्यादा उम्र थी, वो डायरेक्टली किसी भी इम्पैनल हॉस्पिटल, सर्विस हॉस्पिटल, एम्स में लागू है तो एम्स में, INIs में जाके दिखा सकते थे। अब उनके लिए जो उम्र का क्राइटेरिया है वो कम कर दिया गया है। ट्रीटमेंट फॉर 70 ईयर एंड अबव बेनिफिशरीज, द प्रोविजन ऑफ ECHS बेनिफिशरीज एज्ड 75 ईयर्स आर नो वैलिड फॉर 70 ईयर्स। जो पहले 75 ईयर था उसको घटा के 70 ईयर कर दिया गया है। द वेटरन्स अबव 70 ईयर्स शेल बी परमिटेड टू सीक डायरेक्ट OPD कंसल्टेशंस फ्रॉम स्पेशलिस्ट ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स इम्पेनल्ड अंडर ECHS विदाउट रेफरल फ्रॉम ECHS। अब 70 साल से ज़्यादा उम्र के जो वेटरन्स है, हमारे भूतपूर्व सैनिक है या ECHS के लाभार्थी है, वो बिना रेफरल के डायरेक्टली प्राइवेट इम्पेनल हॉस्पिटल में जा सकते हैं और अपने ECHS कार्ड से अपना इलाज करा सकते हैं। इफ़ एनी इन्वेस्टिगेशंस प्रोसीजर्स आर एडवाइज्ड एंड आर रिक्वायर्ड इन इमरजेंसी, नो अदर अथराइजेशन इज रिक्वायर्ड एंड द सेम में बी अंडरटेकन। हॉस्पिटल को चाहिए कि कोई उनका टेस्ट करना है, कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, कोई प्रोसीजर करना है, ऑपरेशन करना है, तो ECHS से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है, प्राइवेट इम्पेनल हॉस्पिटल डायरेक्ट कर सकता है। However, in non-emergency conditions, approval of competent authority is required only if any unlisted investigations and procedures are advised. कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीजर है जो ECHS में लिस्टेड नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीजर करने हैं तभी ECHS पॉलीक्लिनिक से संपर्क करना है। फॉर लिस्टेड प्रोसीजर्स नो रेफरल इज रिक्वायर्ड। जितनी भी जो इलाज लिस्ट हो चुका है ECHS में, उसके लिए रेफरल की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे कौन कौन से लिस्टेड और नॉन लिस्टेड इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीजर है, इसके लिए आप ECHS की वेबसाइट को रेफर करें, वहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी।
चलिए अगला पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स एडवाइज्ड बाय स्पेशलिस्ट ऑफ इम्पैनल हॉस्पिटल आफ्टर रेफरल बाय ECHS। देखिए जो 70 या 75 साल से ज़्यादा उम्र के हैं वो तो डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन उनसे कम उम्र के हैं तो उनके लिए क्या नियम है। इन द प्रीवियस रेफरल रूल्स एनीबॉडी बिलो 75 ईयर्स हैड टू कम बैक टू द पॉलीक्लिनिक टू गेट ए रेफरल फॉर ऑल लिस्टेड इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीजर्स। यानी इनको वापस से ECHS पॉलीक्लिनिक में रेफरल के लिए आना होता था, कोई सर्जरी करवानी है या इन्वेस्टिगेशन करवाना है तो उसके लिए, और वो रेफरल दोबारा से 1 महीने के लिए वैलिड होता था। CGHS हैज अमेंडेड दिस प्रोविजन एंड नो रेफरल इज रिक्वायर्ड फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन और माइनर प्रोसीजर्स अदर देन CT स्कैन, MRI स्कैन, PET स्कैन और एनी अदर इन्वेस्टिगेशन कॉस्टिंग ओवर ₹3000। तो अब CGHS ने इस नियम में बदलाव किया है कि 3000 की कॉस्टिंग से ज़्यादा का कोई इन्वेस्टिगेशन और माइनर प्रोसीजर है तब तो ठीक है, यदि 3000 से नीचे हैं तो उनके लिए कोई रेफरल की आवश्यकता नहीं है। जो आप ओरिजिनल रेफरल लेके गए थे 3 महीने का, वही रेफरल काम आएगा। एज ए मेजर टू हेल्प वेटरन एंड नॉट हैरास देन टू कम बैक मल्टीपल टाइम्स टू पॉलीक्लिनिक in the same referral, hospital may conduct all the tests including CT scan, MRI scan, PET scan or any other investigation costing over ₹3000. These tests have to be prescribed by the super specialist or specialist which have to be indicated and absolutely necessary. No unnecessary test to be prescribed or done. यानी कहीं कहीं पे क्या है कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, जाते ही बहुत सारे टेस्ट लिख देता है क्योंकि उनको पता है कि एक्स सर्विसमैन या ECHS लाभार्थी आया है तो इसका तो क्लेम हो जाना है, इसका खर्चा तो होना नहीं है। वो हॉस्पिटल लंबी लिस्ट दे देता है कि इतने इन्वेस्टिगेशन कराओ। तो यहाँ पे हिदायत दी गई है कि फालतू में जो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीजर वो ECHS के लाभार्थी ना कराएं और हॉस्पिटल भी ना लिखें। ऑल दिस रेफरल इज वैलिड फॉर 3 मंथ्स। ये सभी रेफरल है 3 महीने के लिए वैलिड होंगे। द ₹3000 लिमिट एंड स्पेशलाइज्ड टेस्ट प्रोविजन डजंट अप्लाई टू वेटरन्स and their beneficiaries above 70 years. However, medicines prescribed by impanel hospital will be collected only from polyclinics. जो दवाई प्रेस्क्राइब की जाएगी वो ECHS पॉलीक्लिनिक से ही लेनी है। दोस्तों इस नियम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है। देखिए ECHS CGHS के नियमों के आधार पे काम करता है और CGHS कहता है कि 3000 रुपये से ज़्यादा यदि CT स्कैन, MRI स्कैन, PET स्कैन और दूसरे इन्वेस्टिगेशन है तो उनके लिए रेफरल लेने की आवश्यकता है। फिर ECHS कहता है कि हमने ECHS लाभार्थियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए चाहे कितने भी हज़ार का इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीजर है उसके लिए दोबारा रेफरल लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इन द सेम रेफरल हॉस्पिटल में कंडक्ट ऑल द टेस्ट इंक्लूडिंग CT स्कैन, MRI स्कैन, PET स्कैन और एनी अदर इन्वेस्टिगेशन कॉस्टिंग ओवर ₹3000। यानी कोई भी इन्वेस्टिगेशन है चाहे वो 3000 से ज़्यादा का है तो भी यहाँ पे करवा सकते हैं उसी रेफरल में। या तो इनको यहाँ जो इंक्लूडिंग लिखा इसकी जगह एक्सक्लूडिंग लिखना चाहिए था। और यदि ये सही है कि 3000 या 3000 से नीचे ज़्यादा तो यहाँ पे ये लिमिट लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल यहाँ पे यही लिखना था कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीजर है चाहे कितने भी हज़ार का है वो ECHS का लाभार्थी एक रेफरल के ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकता है। अब दोस्तों नीचे लिख दिया द ₹3000 लिमिट एंड स्पेशलाइज्ड टेस्ट प्रोविजन डजंट अप्लाई टू वेटरन्स एंड देयर बेनिफिशरीज अबव 70 ईयर्स। इसका मतलब यहाँ पे ये गलत लिखा गया है। यो 3000 रुपये की लिमिट यदि CGHS ने रखी है तो ECHS को भी रखनी होगी। यहाँ पे इंक्लूडिंग की जगह एक्सक्लूडिंग लिखना होगा। 3000 से ज़्यादा के जो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स है उसके लिए रेफरल लेने की आवश्यकता है। और इससे पहले जो लेटर निकाला था उसकी रिवाइज्ड गाइडलाइन ही है, नियम में बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप, रेफरल फ्रॉम ECHS पॉलीक्लिनिक शेल बी रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस like CT scan, MRI scan, PET scan and any other investigation costing over ₹3000 and the referral will be valid for 3 months। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। और ये जो लेटर 2 सितंबर 24 का है
इस 2 सितंबर 24 के लेटर में आप यहाँ पे देखेंगे 2 सितंबर 24 के लेटर में क्लैरिफिकेशन ऑन रिवाइज्ड गाइडलाइन फॉर रेफरल प्रोसेस इन ECHS, ये केवल क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है, कोई नियमों में बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पे ECHS ने अपने ही नियम में एम्बिग्यूटी कर दी है। अब ये 3,000 रुपये वाला जो नियम है ना तो प्राइवेट इम्पैनल हॉस्पिटल समझ पाएगा, ना ECHS के लाभार्थी समझ पाएंगे, और इससे आगे थोड़ी सी समस्या होने वाली है। ECHS के कोई भी अधिकारी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया इसके ऊपर स्पष्ट करें कि यह इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग है। यदि इंक्लूडिंग है तो यहाँ पे नीचे 3,000 की लिमिट लिखने की आवश्यकता नहीं है, सभी ECHS लाभार्थियों के लिए लागू हो गया। यदि एक्सक्लूडिंग है तो फिर ये ठीक है। और एक इसमें कन्फ्यूजन और है, जैसा कि अब 75 साल से 70 साल कर दिया गया है, फिर भी इसमें लिखा है कि इन द प्रीवियस रेफरल रूल्स anybody below 75 years had to come back to the polyclinic to get a referral for all listed investigation or procedure which was valid for 1 month only। तो अब इस 75 ईयर को यहाँ कहीं पे भी नहीं लिखा है कि अब केवल 70 साल से नीचे वालों को ही जो ये रेफरल लेना है, 70 साल से ऊपर वालों के लिए रेफरल लेने की आवश्यकता वैसे भी ख़त्म कर दी गई है। लेकिन जो एज लिमिट है वो अभी भी 75 ईयर्स रखी गई है, जबकि यहाँ पे 75 ईयर्स आर नो वैलिड फॉर 70 ईयर्स। तो दोस्तों ये 2 इसमें कन्फ्यूजन है पैराग्राफ सी में, जिनको कि जल्द दूर करने की आवश्यकता है। देखिए आगे अगला नियम क्या है। एडमिशन इन इम्पैनल हॉस्पिटल, ए रेफरल इज रिक्वायर्ड फॉर एनी एडमिशन इन द प्राइवेट हॉस्पिटल अनलेस इट इज़ एन एमरजेंसी एंड द OIC पॉलीक्लिनिक अप्रूव एन इमरजेंसी रेफरल। इमरजेंसी में आप डायरेक्ट जा सकते हैं, वहाँ से 24 हाउस के अंदर अंदर अपने ECHS पॉलीक्लिनिक को बताना है ताकि वो इमरजेंसी रेफरल हॉस्पिटल को भेज सकें। चलिए थोड़ी सी गाइडलाइन और है यहाँ पे समझ लेते हैं। एज पर पॉलिसी क्रिटिकली इल ECHS बेनिफिशरीज शेल बी परमिटेड फॉर फॉलोअप ट्रीटमेंट इन ECHS इम्पैनल हॉस्पिटल। कुछ बीमारियाँ ऐसी है जैसे कि दिल की बीमारी है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, न्यूरो सर्जरी है, साथ ही साथ जो रेनल डिजीज़ है, कैंसर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इनके लिए यहाँ पे जो नियम है वो इस प्रकार बताया गया। परमिशन और रेफरल फॉर पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप ट्रीटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस रिक्वायरिंग फ्रीक्वेंट कंसल्टेशन फ्रॉम स्पेशलिस्ट एट प्राइवेट हॉस्पिटल इम्पैनल अंडर ECHS नीड नॉट टू बी रीवैलिडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फॉलोअप ट्रीटमेंट में बी टेकन एट CGHS रेस्ट विदाउट टाइम लिमिट। यानी बार बार आने की जरूरत नहीं है, जो भी फॉलोअप ट्रीटमेंट है वो CGHS रेट के अनुसार आप ले सकते हैं। और जो लिस्टेड बीमारियां हैं वो मैंने अभी आपको बता दी। अब इसके साथ साथ जो अनलिस्टेड प्रोसीजर्स है, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स और इन्वेस्टिगेशन है जो ECHS की लिस्ट में नहीं है। इफ़ एनी अनलिस्टेड इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीजर इज एडवाइज्ड, permission or referral from competent authorities shall be required except in emergency. Any test below ₹5,000 can be done without permission as before. The impanel facility will use the online approval process for getting the approval and not harass the patient or their relatives to get the approval for unlisted investigations. ऐसे इन्वेस्टिगेशन जो ECHS की लिस्ट में नहीं है, यदि प्राइवेट हॉस्पिटल करना चाहता है तो उसके लिए 5,000 से नीचे जो भी रेट के अनलिस्टेड प्रोसीजर्स इन्वेस्टिगेशन है वो कर सकता है। इसके लिए हॉस्पिटल खुद ECHS से ऑनलाइन इसका अप्रूवल मंगाएगा, लेकिन ये केवल इमरजेंसी कंडीशंस के दौरान ही है। यदि आप ECHS पॉलीक्लिनिक से रेफरल लेके जाते हैं तो ये आपके लिए लागू नहीं है। अब सर्विस स्पेशलिस्ट, एनी लिस्टेड अनलिस्टेड टेस्ट or procedure advised by a service specialist, government hospital specialist doesn't require approval of ECHSFU previously FA for unlisted procedures. The impanel hospital or diagnostic will carry out the same and not harass the patient or send the ECHSU for approval। यानी ऐसे लिस्टेड और अनलिस्टेड टेस्ट जो कि सर्विस स्पेशलिस्ट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट ने लिख दिए हैं, तो इनके लिए
जो इम्पैनल हॉस्पिटल है वापस ECHS में किसी पेशेंट को या रिलेटिव को नहीं भेजेंगे। ये इसको अप्रूवल ही माना जाएगा और वो टेस्ट कर देना चाहिए। दिस हैज़ द अप्रूवल ऑफ MD ECHS। तो दोस्तों, जो पहले यहाँ पे ECHS का रेफरल पॉलिसी को लेकर 2 सितंबर 24 को लेटर जारी किया गया था, उस लेटर में बड़े कन्फ्यूजन थे और उन कन्फ्यूजन को 4 अक्टूबर 24 के लेटर के जरिए दूर किया गया है। लेकिन एक बड़ा कन्फ्यूजन जो 3000 वाला फिर भी रह गया है। मैं आशा करता हूं कि जल्द ही ECHS इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन जारी कर देगा, ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल और ECHS लाभार्थियों को इलाज पाने में और इलाज देने में कोई समस्याएं ना आए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इस प्रकार दोस्तों, ये जानकारी मैंने आपको दी 4 अक्टूबर 2024 के लेटर के बारे में। जानकारी आपको समझ में आई है और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी ECHS लाभार्थियों की जानकारी के लिए शेयर करें, क्योंकि दोस्तों कुछ ही है जो अंग्रेजी के मास्टर हैं, जो इस प्रकार अंग्रेजी में लेटर आते हैं उनको समझ सकते हैं। बाकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे बड़े बड़े ज्ञाता बैठे हैं वो समझ आते हैं, लेकिन हमारे लिए इन अंग्रेजी लेटरों को समझना थोड़ा दुविधापूर्ण होता है। इसलिए हम हर वीडियो के जरिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ समझते हैं, ट्रांसलेट करके समझते हैं, नियमों को गहराई से समझते हैं, ताकि कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसी प्रकार की अपडेट्स पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।